मैं रमेश यादव। जैसा कि कक्षा 11 के लिए फिजिक्स फर्स्ट में चैप्टर चौथा इस समय चल रहा है। पिछले वीडियो में तीसरा चैप्टर संबंधित न्यूमेरिकल हमने बताया था। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखीय गति, जिसकी चर्चा हमने इससे पहले 9वें वीडियो में आपके सामने किया है। उसमें हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में निर्देश तंत्र पढ़ाया था। निर्देश तंत्र क्या है और निर्देश तंत्र के आधार पर गति कितने प्रकार की होती है, तो उसमें हमने आपको 1 मिमी, 2 मिमी और 3 मिमी गति की चर्चा किया था। उसके उदाहरण भी दिए थे। आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ मोशन, अर्थात हम लोग यहाँ पे देखेंगे गति के प्रकार। इसमें गति के प्रकार में देखते हैं तो पहली गति हमें मिलती है स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर वस्तु जाती है और उस वस्तु पर स्थित अगर 2 बिंदुओं की हम चर्चा करें कि माना उस पेन या वस्तु पे 2 बिंदु ए और बी है, अगर वह वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और उन दोनों बिंदुओं की स्थिति परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात वह दोनों बिंदु एक दूसरे के समांतर ही बने रहते हैं, उनकी स्थिति हमेशा समांतर बनी रहती है, उसे स्थानांतरीय गति कहते हैं। अगर उनकी स्थिति दोनों बिंदुओं की बदल गई, जैसे मान लो यहाँ हमने एक सतह लिया, इस सतह पे हमने 2 बिंदु ए और बी चुना। अगर ए और बी इन दोनों बिंदुओं की स्थिति जो सीधा स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, अगर ये समांतर रेखा बनी रहती है, वस्तु चाहे जिस पोजीशन में हो, अगर ये दोनों बिंदुओं की स्थिति समांतर बनी रहती है गति के दौरान, तो कह सकते हैं ऐसी गति को हम स्थानांतरित गति कहते हैं। तो परिभाषा जैसा है जबकि लिखा गया है यहाँ पे, देखिए, जब किसी वस्तु या पिंड पर स्थित 2 बिंदुओं की स्थिति गति के दौरान समांतर बनी रहती है तो उसे स्थानांतरित गति कहते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिए गए हैं, 3 एग्जाम्पल है, ABC का उदाहरण देते हैं। देखिए इनके गति का पोजीशन तो अलग अलग है, लेकिन इन पर स्थित दोनों बिंदु ए और बी एक दूसरे के समांतर है। यहाँ भी देखिए पोजीशन वस्तु का दूसरे तरीके से हो गया है, लेकिन इन दोनों बिंदुओं की स्थिति ए और बी अब भी समांतर बनी हुई है। इसी प्रकार से तीसरे पोजीशन में देखते हैं सी में, तो यहाँ भी पोजीशन वस्तु का अलग है, अलग स्थिति में वस्तु जा चुकी है, लेकिन ए और बी दोनों बिंदुओं की जो स्थिति है वो क्या है, समांतर है। तो ऐसी गति को हम कहते हैं स्थानांतरित गति। जैसे सीधी ट्रैक से देखो ट्रेन चलती है या मोटर वाहन चलते हैं, अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं, लेकिन अगर उनमें स्थित कोई 2 बिंदु हम चुन ले, अगर वो समांतर बने रहते हैं तो उसे स्थानांतरित गति कहते हैं। आइए दूसरी गति की चर्चा करते हैं, घूर्णन गति। घूर्णन गति या घूर्णी गति से बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। तो घूर्णन गति में देखिए, जब कोई वस्तु अपनी गति के दौरान या अपनी गति को एक निश्चित समय के बाद बार बार दोहराती है, एक निश्चित समय के बाद वो अपनी गति में वापस लौटती है, या कह सकते हैं एक निश्चित बिंदु के चारों ओर इस प्रकार वो घूमती है, एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को बार बार दोहराती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। फिर सुनिए इसी प्रकार कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर अपनी स्थिति को बार बार दोहराती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे घड़ी के सुइयों की गति आप देखेंगे, तो घड़ी की सुइयों की गति देखिए, चाहे सेकंड की सुई हो, चाहे मिनट की हो और चाहे घंटा की सुई हो, एक निश्चित समय के पश्चात अपने केंद्र के चारों ओर घूमते हुए पूरा अपनी प्रारंभिक स्थिति को वापस लौटती है, तो उसी को घूर्णन गति कहते हैं। तो आप बता सकते हैं पृथ्वी की गति देखिए 365.4 दिन को अपने केंद्र की चारों ओर घूम लेती है, वही स्थिति हर वर्ष उसका बना रहता है। घड़ी की सुइयों की गति हुई, ऐसी गतियां घूर्णन गति के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं तीसरी गति की, जिसे दोलनी गति कहते हैं। दोलनी गति, इसमें हम कहेंगे कि जब कोई वस्तु, परिभाषा इसका देखिए आसान है, कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर, चारों ओर नहीं, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर अपनी स्थिति को बार बार दोहराती है तो उसे दोलनी गति कहते हैं।
जैसे घड़ी के पेंडुलम को देखा होगा कि वह घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो अपनी स्थिति को बार बार दोहराता है, या बच्चों का झूला देखे होंगे एक निश्चित बिंदु के इधर उधर टू एंड फ्रो वो अपनी गति को बार बार दोहराता है, उसे बोलते हैं दोलनी गति। जैसे बच्चों का झूला का उदाहरण बताया आपको और दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, ये आपके दोलनी गति के उदाहरण होते हैं। ये तो हुआ आपका डिफिनेशन इन तीनों गतियों का, जो कि आपके नोट्स में लिखा भी गया है। आप नोट्स विद्यालय से प्राप्त करेंगे तो उसमें मिलेगा भी आपको। आगे देखिए, अब इससे संबंधित हम चलते हैं तो इसमें देखते हैं दूरी। हम लोग चर्चा करेंगे आज दूरी क्या है, जिसे डिस्टेंस भी कहते हैं, डिस्टेंस। इसकी चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक में है, फिजिक्स में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है दूरी का। इसको जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें फिजिक्स से अगर भूल जाएंगे तो आपको आगे चल के न्यूमेरिकल या कर सकते हैं इससे संबंधित जो टॉपिक होंगे वो आपको टफ लगेंगे। इसलिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इनकी डिफिनेशन, इनकी सही बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी फिजिक्स धीरे धीरे आपका सरल होगा। तो डिस्टेंस की बात करते हैं। दूरी क्या है, छोटी सी हेडिंग है लेकिन बात इसमें बड़ा रहस्य है। देखें क्या है कि किसी पथ की वास्तविक लंबाई या किसी पथ की कह सकते हैं वास्तविक लंबाई को ही हम लोग दूरी कहते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु चली, यहाँ से देखो इस मार्ग से चलते हुए ए बी सी और डी बिंदु तक वो पहुंची, अपने प्रारंभिक स्थान से चल के डी तक आएंगे। तो जितना ये पथ को तय कर रही है सभी पथ की लंबाई को ही हम बोलते हैं वास्तविक, यही वास्तविक पथ है। इसी वास्तविक पथ की लंबाई को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, दूरी कर सकते हैं। दूसरी भाषा में इसका डिफिनेशन कर सकते हैं, किसी पथ की वास्तविक लंबाई के योगफल को दूरी कहते हैं। ये सबसे आसान परिभाषा बनेगा कि किसी पथ की जो वास्तविक लंबाई है इसमें जितनी लंबाइयां हैं सबका योगफल निकाल लीजिए, तो समस्त लंबाई के योगफल को दूरी कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं आप लोग, किसी पथ की समस्त लंबाई के योगफल को दूरी कहते हैं। अगर यहाँ से लोग दूरी देखें तो इस यात्रा में ए से बी तक दूरी तय की जा रही है लंबाई, इसमें सभी लंबाइयों को जोड़ लीजिए, चाहे वो किस वक्री मार्ग से जाए चाहे टेढ़े मार्ग से जाए, लेकिन जितना पथ तय कर रहा है उसकी लंबाई में जोड़ना है। ए बी प्लस बी सी और प्लस सी डी, ये टोटल आपका हो गया दूरी के अंतर्गत। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं जैसे त्रिभुज है, अब इसमें त्रिभुजाकार कोई दूरी तय की जा रही है, ए बी और सी के रूप में दिया है। अब इसमें हमें ए से चल के सी तक पहुंचना है, तो वास्तविक पथ मतलब जो रास्ता हम लोग पकड़े हैं ए से बी गए, बी से सी तक आए, इसमें जो दूरी का मान हम लोग निकालेंगे तो इसमें दूरी का जो मान आएगा वो कह सकते हैं आप लोग ए बी और प्लस हो जाएगा बी सी। ए सी डायरेक्ट भी हो सकता है, दूरी यहाँ से ए से सी डायरेक्ट कर ले तब भी पाइथागोरस में से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने पथ कौन सा पाया है, ए से बी तक एरो लगा है, फिर बी से सी तक। तो इस तरीके से हम लोग ए से बी गए, बी से सी तक गए, यही आपका दूरी कहलाता है। इसी प्रकार से किसी हम अगर आयत का उदाहरण लें कि अगर ए बी सी डी ऐसी आपका कोई वस्तु कर रही है, ए से चल करके डी तक वो जा रही है। अब देखिए यहाँ पे दूरी को निकालने के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, इस वाले आकार में दूरी निकालने के लिए कहा जाए, तो आप यहाँ से दूरी निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। पथ चाहे जैसा हो लेकिन उसकी समस्त लंबाई के योगफल को में निकालना है, वही आपका दूरी होगा। इससे सरल परिभाषा नहीं हो सकती है। आइए दूरी की कुछ चर्चा करें, दूरी की कुछ विशेषताएं होती हैं। दूरी क्या है, तो दूरी की जो पहली विशेषता है कि यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है। दूरी एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती, इसलिए ये अनिश्चित होती है। टेढ़े मेढ़े मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा तय की जा सकती है, अनिश्चित होती है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। दूसरा है कि यह सदैव
धनात्मक होती है। ये बात विशेष ध्यान देना है कि दूरी कभी ऋणात्मक न करिएगा, क्योंकि किसी चीज परिभाषा में एक शब्द छुपा हुआ है कि किसी पथ की समस्त लंबाई के योगफल को दूरी कहते हैं, इसलिए इसमें जोड़ा जाता है, इसलिए यह धनात्मक होती है। अगला है कि दूरी का मात्र मीटर होता है। दूरी का मात्र मीटर होता है। अगला इसमें लक्षण निकाल सकते हैं आप लोग कि दूरी जो होता है वो विस्थापन से सदैव बड़ा होता है, अर्थात दूरी जो होता है वो विस्थापन से बड़ा होता है। इसमें सभी चीजें जोड़ी जाती हैं। विस्थापन में आगे चल के आपको बताएंगे कि वो स्ट्रेट लाइन सीधा होता है, सरल रेखीय होता है, इसलिए जो दूरी का मान होता है वो सदैव विस्थापन से बड़ा होता है। ये तो था दूरी की चर्चा। अब इससे आगे हम चर्चा करेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट का, जिसे हम विस्थापन कहते हैं। इसी के आगे ही हो जाएगा विस्थापन, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि इसमें परिभाषा निकालेंगे, बड़ा आसान इसकी भी परिभाषा है कि किसी पथ की प्रारंभिक और अंतिम जो यात्रा हम लोग करते हैं, जैसे जब ये लाइन सीधे हम लोग ये से चल के बी तक पहुंचे, तो किसी पथ या यात्रा में प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति देखे ध्यान से। अंतिम स्थिति ये है, प्रारंभिक ये है। तो प्रारंभिक की स्थिति और अंतिम जहां मुझे पहुंचना है, इन दोनों के बीच की स्ट्रेट लाइन दूरी देखना है। यानी परिभाषा में कह सकते हैं कि किसी मार्ग की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी को, वक्री दूरी को नहीं, टेढ़े मेढ़े मार्ग से सीधा सरल रेखीय दूरी को हम लोग विस्थापन कह सकते हैं। ठीक है, बोलिए किसी मार्ग की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की सरल रेखीय न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन बराबर आपका सूत्र निकल जाएगा, विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यही विस्थापन का सूत्र होता है। यानी हम लोग किसी मार्ग की अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति घटाते हैं तो विस्थापन निकल जाएगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए, अगर हम यात्रा कोई भी करें, किसी भी मार्ग से करें, ए बी और सी पे पहुंचे, दूरी हमें ए बी सी नहीं देना है, दूरी जहां से आपने स्टार्ट किया है विस्थापन, यानी विस्थापन में हमें जहां से यात्रा स्टार्ट है जहां पहुंच रहे हैं, इसके बीच का सरल रेखीय दूरी देना है। यानी ए सी हमें ध्यान देना है कि ये दूरी चाहे बीच चाहे जैसे घूमते हुए आए। तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से भी आसानी से निकाल सकते हैं कि ए सी बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस तरीके से भी हम लोग विस्थापन निकाल सकते हैं। विस्थापन की भी विशेषताएं होती है कि यह विस्थापन जो होता है वो सदिश होता है, इसमें दिशा होती है अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति का स्ट्रेट लाइन सीधा दिशा होता है इसमें। और कह सकते हैं कि दूरी विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है, लेकिन इसमें बात यह है कि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन में ये खास ध्यान देना है कि ये तीन हो सकता है। तो ये तो था दूरी और विस्थापन की चर्चा। इसके आगे हम चाल और वेग की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद बच्चों।